हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके पर्सन और योर माइंड, जो भी इस वक्त आपके पर्सन चल रहे हैं, चाहे आपके शौहर हैं, आपकी बीवी हैं, आपके क्रश हैं, आपके लवर हैं, आपके एंगेज हैं, या आपकी फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, दरानी हैं, जेठानी हैं, जो कोई भी आपका है, नियर डियर जो कोई भी है, जो भी इस वक्त आपके जहन में चल रहा है, जिसने आपका सोना उठना बैठना जीना हराम कर दिया है, खुद सुकून की नींद सोता है और आप उसके इश्क में, उसके प्यार में गिरफ्तार हुए पड़े हो। सांस नहीं लिया जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, कपड़े नहीं पहनने होते, उसकी मर्ज़ी से पहनने, उसकी मर्ज़ी से करना है, वो क्या कर रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त यूनिवर्स में करंट एनर्जीज क्या जा रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। अब तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग एज़ यूजुअल कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, मैरिड, अनमैरिड, लवर, क्रश और डिवोर्सी लोगों के लिए, जो भी, यानी कि इस वक्त अगर नहीं होती तो सिर्फ दो ही कंडीशन में दो लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती। एक वो जो अंडर 18 है, जो मम्मी डैडी से पैसे लेकर अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उनका ध्यान इश्क में शुकी में आ गया, उनके लिए नहीं है। और दूसरा सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग हरगिज़ नहीं होता। कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, सभी किस्म के लोग, इसे रिलीजन का कोई फैक्टर, कोई मसला नहीं है। अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण हैं, जो कोई भी हैं, साईं बाबा को मानने वाले हैं, जिस चीज़ को भी मानने वाले हैं, भाई सभी किस्म के लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है जी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरी रीडिंग पे पहली दफ़ा हैं तो अब मैं मांगने जा रही हूं दुआ, और अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो आप 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ में शामिल हो जाएं और कम से कम आमीन ज़रूर लिख के जाइए। 40 आमीन होने पर अल्लाह दुआ कबूल करता है। किसकी आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाएगी कोई नहीं कह सकता, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जाके आमीन ज़रूर लिख दिया कीजिए। ठीक है। और अगर आपने दुआ में शामिल नहीं होना तो आप ठीक 10 से 12 मिनट वीडियो आगे करके डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दुआ मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेपर्दा करने वाले, ज़मीन आसमान को बिला मुना पैदा करने वाले, अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, तू रहमान और रहीम है, तू खालिक और मालिक है, तू जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर, अपनी हलाल की हुई बातों को हम पर बेपर्दा कर दे। जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलवा दिया और नबियों के बाप बना दिया, और नबियों के बाप बना दिया मेरे खालिक मालिक। इसी तरह हमारे गुनाह कबीरा सीरा माफ़ फरमा के हमें अपनी बेहतरीन उम्मत में शुमार फरमा ले। हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी करने की तौफीक अता फरमा दे। जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुश्किलों में, आजमाइशों में डाल के उनको सेहत और तंदुरुस्ती ताकि उनको अपनी रहमतों से नवाजा। मौला, हमें भी हम तुम्हारी किसी भी किस्म की आजमाइश देने के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौला हमें सब्र, इस्तक़लाल और इस्तिक़ामत अता फरमा और हमें पुख्ता कदम रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल के मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला, हमें नाकामियों की, अंधेरों की, वसवसों की, झूठे दलासों की दलदलों से निकाल कर, नाकामियों की दलदलों से निकाल कामयाबी, कामरानी और रूहानी मार्फत की बुलंदियों पर बिठा दे। हमें उस तरह का बना दे जिस तरह का मोहम्मद आले मोहम्मद और तू हमें देखना चाहता है। मेरे खालिक को मालिक, हमें इस तरह हमारी मदद फरमा जिस तरह तूने हज़रत इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया। मौला, हमें आतिश हसद से, आतिश कब्र से, आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से और आतिश जहन्नुम से बचा लिया। मेरे खालिक को मालिक, हमें ये दौर दज्जाल जा रहा है, दौर दज्जाल वो दज्जाल है जिसे 1,24,000 पैगम्बरों ने पनाह मांगी। मौला, हम उस दौर में जा रहे हैं। हमारे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द और हमें अपनी खास हिफाजत में फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया, मौला हमें शहादत हुसैनी का तोहफ़ा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहि सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमा और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बतूल सूरा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमाई, मौला जो लोग इस वक्त हाथ फैलाए उन सब की गैबी वसीलों से मदद फरमा दे कि बेशक तू अरुम राहिमीन, तू सबकी मदद फरमाने पर कादिर है। मेरे खालिक मालिक, जो चीज़ हमारे लिए नामुमकिन है, तेरे लिए तो नामुमकिन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे एक कुन पर हमारी ज़िंदगियों की, छोटी छोटी ज़िंदगियों के सिनेरियो खड़े हैं। मौला, तो जस्ट कुन कहेगा और फया कुन हो जाएगा। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर
मोनोसलवा की बारिश की, जिस तरह तूने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोले, तुझे मैं वास्ता देती हूँ 12 इमाम 14 मासूमीन का, हमारी मुश्किलों की, परेशानियों के, नाउमीदियों के, मायूसियों के, घबराहटों के दरवाज़ों को बंद करके रहमतों के 12 14 के सदक़े में दरवाज़े खोल के हम पे अपनी रहमतों की बरसात फरमा दे। तू रहमुर राहिमीन, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के उस पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता देती हूँ मेरे खालिक व मालिक, तेरे रहमान होने का वास्ता देती हूँ, उस खूबसूरत मुस्कुराहट का वास्ता कि जिसके दीदार पर तूने कुल आलमीन को खल्क़ कर दिया। कुल आलमीन में 18,000 से ज़्यादा आलमीन है, जिसमें हर तरह की मखलूक तेरी सजदा रोज़ हो रही है मौला। उसमें तूने हमें अशरफुल मखलूक़ात की सादत बख्शी, ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात की सादत बख्शी मौला, तूने हमें नबियों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। ना सिर्फ मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया, बल्कि मुझे औरतों में शुमार फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब मेरी आकाज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बतूल कुबरा की सवारी गुजरेगी तो मैं उनकी ज़ियारत करने की शर्फ याब हो सकूँगी। मेरे खालिक मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि तूने हमें मुझे एक नबी ज़ादी बनाया। मेरे मौला, मुझे औरत होने के नाते पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा और मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मेरे बाप सामने सुरखरू होने की तौफ़ीक अता फरमाया। मेरे खालिक मालिक, मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जाने की ऐसी होती है। उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद मुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें ऐसी होते हैं, उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कि तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में, आशिकों में, हाज़रीन में, नाज़रीन में, चाहने वालों में, आशिकीन में, जान कुर्बान करने वालों में, ख़ास उम्मत में पैदा फरमाया और वफ़ादारों में पैदा फरमाया। मेरे खालिक, मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे, मुझे इस कदर रूहानी मार्फत आना दे, जब क़यामत के रोज़ मैं तेरे हुज़ूर खड़ी हूँ तो मौला, मेरे सर पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल और मैं मोहम्मद 1,24,000 पैगम्बरों के सामने सुरखरू हो सकूँ। मेरे खालिक में तेरे नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से नवाजा है। मेरे मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल का बतूल कुबरा की जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जिनका लक़ब हिजाब भला, जो खुद के तेरा हिजाब है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो कुल्ले ईमान मौला मशहूर शेर खुदा की निफ्स ईमान बन के, जो सरदाराने जन्नत मशब्र शबीर मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत को अपने कदमों में लिए जन्नती औरतों की सरदार की कनीज़ मुझे बना दिया। मौला, मुझे इस काबिल बना दे बीबी फ़िज़ा तरफ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी अता कर दिया। मेरे खालिक मालिक, बीबी रुबाब अलैहिस्सलाम की उजड़ी हुई झोली की सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार बनाया, बल्कि मौला हुसैन ने मुझे करबला की वो सरजमीन का ज़वार बनाया, जहाँ पे तेरे 1,24,000 पैगम्बर ना सिर्फ सजदा किया बल्कि उनका खून भी बहा, जहाँ पे 70 हज़ार फरिश्ते ना सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं बल्कि क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं गई। छोटी सी उम्र में तूने मुझे करबला का 2 बार का ज़वार बनाया। मेरे खालिक में हाथ फैलाए, आंखों में आंसू लिए, कुल आलमीन की मखलूक को गुआ करके तुझसे हाजत तलब करती, मुझे मेरे शौहर, मेरे घर वालों, मेरे बच्चों के साथ करबला की ज़ियारत नसीब फरमा और हर साल फरमा। मुझे इस कदर नवाज दे कि मौला, मैं जब चाहूँ तेरी ज़ियारत के लिए हज उम्रा करने के लिए आ सकूँ, जब चाहूँ करबला की ज़ियारत के लिए जा सकूँ। जिसने इस वक्त हाथ पर जो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, इनको इनके रिचुअल्स के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता। जो मुसलमान है उन्हें हज उम्रा ज़ियारत मशहद सामरा काज़मैन और शाम की ज़ियारत करने की तौफीक अता। जिन्हें रूहानी मार्फत चाहिए मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के अलूम के सदक़े में उन सब को रूहानी इल्म अता फरमा, बातनी इल्म अता फरमा। जो लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं मौला ने कामयाबी कामरानी अता फरमा। जो लोग बीमार है सीरान शाम और करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती। जो लोग अस्पताल में पड़े उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के शगस्तार पहलू के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें अली असगर की गुलाम अता कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक में जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही उनके लिए बेहतरीन वर्क खोल दे। जो माँ बाप अपने औलाद की बदतमीज़ियों की तरह से बद इखलाकी की वजह से परेशान हो, उनका फरमा बरदार बना दे। माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से आए या चाहे वो किसी भी तरह से अपने बच्चों की परेशानियों को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, हर बच्चे को वालिदैन का फरमा बरदार बने। हर परदेसी को खैरोफियत से उसके घर वालों से मिला दे। जो लोग परदेश जाके कमाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्टडी के सिलसिले में उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेजुर्म असीर हैं उन्हें असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे खालिक मालिक, उम्मत मुस्लिमा की औरतों की हिफाजत मादे ने पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिसके दिल में जो जायज़ आ जाता है उसको कबूलियत की मोड़, जो लव मैरिज
मैरिज करना चाहते हैं, बीबी जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में उनकी शादियाँ करवा दे, उनको एक कर दिया। मेरे ख्याल में जिनकी शादी में डिले हो गया, बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उन्हें एक कर दिया। मेरे खालिक मालिक जिन बहन भाइयों में किसी वजह से ना इत्तफाक़ी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, उनके आपस में बीबी ज़ैनब और मौला हुसैन के प्यार के सदक़े में उनको उन बहन भाइयों को एक कर दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग जदाद की खातिर एक दूसरे लड़े, उनमें सब्र इस्तक़लाल पैदा करे। जो लोग बेघर हैं मौला उनको अपने खाना काबा के घर के सदक़े में, मौला हसन के दस्तरखान के सदक़े में अपने अपने घर अता कर दे। मौला जो लोग बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब करवा दे। जो बिज़नेस करना चाहते हैं उन्हें उनके बिज़नेस करने में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग परदेश से वापस अपने घर वालों में आना चाहते हैं मौला उनको खैर-ओ-आफ़ियत से उनके घर वालों के साथ मिला दिया। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दिया। मेरे मौला जो लोग इस वक्त जिस मुल्क से उनको उनके मुल्क की हिफाजत फरमा दे, उनको उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक ख़ास करके मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक उसी तरह जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत करने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपने गायबी वसीले से मदद फरमा। बेशक तू ही मदद फरमाने वाला है मौला। तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की शिकस्ता पहलू को ऐसा मेरे वक्त के इमाम साहिबुल असुज़्ज़मान का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे वक्त के इमाम फ़ातिमा तो ज़हरा की शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ, जल्द से जल्द आपका ज़रूर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक को गवाह करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जवाद तकी अलैहिस्सलाम, मौला अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाए मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाए मौला गाज़ी अब्बास शहंशाह मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाई अली असगर अलैहिस्सलाम और मुस्लिम बिन अकील मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शहदा करबला में उन्होंने मोहम्मद इब्राहीम और मौला हसन के बेटे मौला कासिम और शबी पैगंबर मौला अली अकबर को गवाह करके मौला मैं आपको वास्ता देती हूँ फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू का और हाज़िर नाज़िर जान के गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती रहूँगी। इसी शहादत पर मैं दुनिया पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी और इसी शहादत पे कब्र में रहूँगी, इसी शहादत पे बरज़ख में रहूँगी, इसी शहादत पे क़यामत वाले दिन उठूँगी और इसी शहादत पर मैं पुले सरात को पार करती गुलामी फ़ातिमा को अदा करते हुए जन्नत में जाऊँगी। मेरे खालिक में मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाए थे मौला तहज्जुद की नमाज के साथ इस टाइम भी मैं तेरी बारगाह इलाही में ये सारे अरीज़े रखती हूँ, इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा और सबकी दिली कल्बी जायज़ हजात को जल्द से जल्द कबूल फरमा दे। जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं मौला उनको उनसे मिला दे मौला, एक दूसरे की दिलों में मोहब्बतें डाल दे मौला, फ़िरका वारियत को ख़त्म फरमा दे। बेशक तू अरहमुर राहिमीन है, तू रहमान और रहीम है। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर है। मेरे खालिक में जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं उसे बेहतरीन तर करके अता फरमा दे कि मौला तू हर चीज़ पे खालिक को कुदरत रखने वाला है, तू मालिक को कुदरत रखने वाला, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, मैं तुझे तेरे रबूनियत का वास्ता देती हूँ, मैं तेरे वदूद होने का वास्ता, मैं तेरे अव्वल व आखिर होने का वास्ता देती हूँ। अगर मेरे से कोई दुआ मांगने में कोई कताही हो गई, कोई बात करने का अंदाज़ गलत हो गया तो मौला मुझे माफ़ फरमा देना, दुआ मांगने वालों को माफ़ फरमा देना। मेरे खालिक और मालिक तुझे वास्ता देती हूँ बतूल की चादर का, हमारी हिज़्मत जो जायज़ सजात है उसे कबूलियत की मोहर लगा दे। हर किस्म की परेशानी को असीराने शाम के सदक़े में माफ़ फरमा दे। हर यतीम को ख़ास अपनी हिफाजत फरमा दे। हर बेरोज़गार को मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ अता फरमा दे और हम सब को मौला हसन अलैहिस्सलाम की तरह दस्तरखान लगाने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते और ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को प्यार किया, मुझे लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे साथ बने हुए हो और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मुझे कमेंट करते हो। अगर आप मेरी रीडिंग पर आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद थम्स अप का बटन लाजमी दबा के जाएगा और रीडिंग को एंड तक सुनेगा और दुआ में अगर शामिल हुए तो आमीन ज़रूर लिख के जाएगा और पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाएगी। क्योंकि मैं रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ तो देखते हैं कि अभी के अभी जो आपके पर्सन हैं, जो आपके जहन में चल रहे हैं, वो यूनिवर्स में उनकी करंट सिचुएशन क्या जा रही है। तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, आपके पर्सन के जहन में इस वक्त चल क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ठीक है जी। बहुत कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि
आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको बचाने के लिए आपकी लाइफ से हटे हैं, कि अगर आपकी लाइफ से वो ना हटे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। नींद आती है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो अपने कार्ड भी नहीं खोले भाई, स्प्रेड खुलने से ही पता चल जाता है कि एनर्जीज क्या निकल के आने वाली है, उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फील हो रहा है। तो एक दफ़ा शफल करने के बाद देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। लेट्स स्टार्ट। लें जी, यहाँ पे आ गया है सेपरेशंस आ गया। आपके पर्सन अपने आप में ही अकेलापन फील कर रहे हैं। और उसके नीचे आ गया जी फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस को हम लेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया है सेपरेशन। और सेपरेशन कहीं ना कहीं ये बताता है, ये उनकी करंट एनर्जी है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं, तो इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनको चारों तरफ से बंद किया गया, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, उन्हें कस्में दिए गए, उन्हें वादे दिए गए, तूने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तूने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। उनकी सोचों से ज़्यादा बर्डन उनकी लाइफ में है, वो हिल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं उन्हें जंजीरों के साथ, धागों के साथ, रस्सियों के साथ बांधा गया, रस्मों कस्मों के साथ उनके ऊपर बर्डन डाल दिया गया। तुम्हारी बहनों की शादी करनी है, तुम्हारे भाई की शादी करनी है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, ये है वो है, तो तुम्हारे बच्चे हैं, 2 बच्चों के बाप हो, तुम्हारी बीवी है, फलाना ढींगना, ये वो कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है। अभी अपनी तालीम तो पूरी कर लो, फिर शादी वाली आग भी पूरी कर लेना। कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। निदा भी ये क्या कह रही है भाई? जो मुझे नज़र आ रहा है यूनिवर्स में, वही बता रही है कि आपके पर्सन को आपके सामने वो बहुत बहादुर शेर बन जाते हैं। असल में वो भीगी बिल्ली है, उनके ऊपर रस्मों कस्मों की डोरियों के साथ उन्हें बांधा गया है। ठीक है जी। हारमोनी आ रही है। 10-10 की एनर्जी बहुत अहम किसी के लिए हो सकती है। एंजल नंबर है, इसके बाद शेयरिंग, और इसके बाद है जी पास्ट लाइफ। कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ पे बता दूं कि किसी ने मौला अली से पूछा, ये अक्सर मिसाल मैं देती हूँ क्योंकि ये हकीकत है, इसीलिए आपको ये बार बार बताई जाती है कि सिर्फ हिंदू में ये पास्ट लाइफ नहीं होती। या मिरल मोमिनिन मौला मुश्किकुशा, अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई बंदा हमारे लिए इतना ख़ास हो जाता है कि जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी दिल उसको चाहने लगता है। तो मौला अली ने फरमाया कि जब अल्लाह ने पूरी कायनात को खल्क किया तो उससे पहले अल्लाह ने रूहों को पैदा किया, और रूहों को पैदा करके उसे आलम अरवाह में छोड़ दिया। अब जो रूह जिसके जितने करीब होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जो जितने करीब है, वो जब रूहें दुनिया में एक दूसरे से मिलती है तो उन्हें आपस में प्यार हो जाता है। तो आपका रिश्ता अज़लों से आ रहा है। और अगर आप हिंदू और नॉन मुस्लिम हो तो ये बता दूं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। पास्ट लाइफ कर्मा को आप कैसे लेते हो वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। आपका पास्ट लाइफ कर्मा में कहीं ना कहीं कोई सिनेरियो ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसमें आपने इसका कर्मा उतारना है। आपने लास्ट टाइम या तो ये पास्ट लाइफ में मैरिड थे, उनके बीवी बच्चों के साथ कोई कर्मा था, या फिर आपका कोई कर्मा था जो आपकी लाइफ में ये आए हैं। लेकिन अगर मुस्लिम है तो ये बता दूं कि आपके पर्सन जन्नत तक आपके साथ है। आपके रिश्ते को लीजट की एनर्जी, शैतानी एनर्जी ने आप लोगों को दूर किया। आप लोगों पे सिफली इल्म चलाया गया, आप पे रस्मों कस्मों के वादे डाले गए, ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके पर्सन पर भी। अगर आपके ऊपर कोई सिफली इल्म हुआ होगा तो डेफिनेटली आपको गंदी बदबू आती होगी। डेफिनेटली इतनी गर्मी में भी आपका नहाने को दिल नहीं करता होगा, आपका तन्हाई में बैठने को दिल करता होगा, आप लोगों से रस से घबराते होंगे, आपके जिस्म पर नील शील के निशान पड़ते होंगे, डरावने गंदे ख्वाब आते होंगे, कुछ इस तरह का सिनेरियो चलता होगा। और आपको बैठे बैठे अजीब सा ऐसा वहम होता होगा जैसे कोई हमारे पीछे। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो चले तो डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक और सिफली इल्म किया जा रहा है। और आप दोनों अलग हुए नहीं हो, आप दोनों को ब्लैक मैजिक के ज़रिए अलग किया गया है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ कोई सिनेरियो चलाया था कि भाई मेरा पर्सन ऐसा, मेरी पर्सन ऐसी, मेरी बंदी ने ये कर दी, मेरी बंदी ने वो कर दिया, तो आप नजर बद का शदीद किस्म का शिकार है। दूसरी बात ये कि अगर आप मैरिड हो और आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए हो या आप डिवोर्सी हो गए, तो जिस पर्सन के साथ आप शादी कर रहे हो वो उसके साथ उसकी फैमिली को आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे और आपको अलग से घर लेके देंगे, आपको अलग से एक मकाम देंगे, तो फिर वो अपनी फैमिली वालों को छोड़ नहीं सकते। और यही हो सकता है कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली के पर्सन वालों ने कहा हो, उनकी फैमिली वालों ने कहा हो कि भैया अगर उसको साथ रखना है तो हमें भी साथ रखना पड़ेगा। और ये चीज़ आपने भी इस तरह से रस्सी काज दी कि भाई मैंने तुम्हारी फैमिली वालों के साथ नहीं रहना, मैंने तुम्हारे पुराने बच्चों को नहीं संभालना, मुझे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आपको ये शेयरिंग करनी ही पड़ेगी। ये आपका कार्मिक रिलेशन है, ये आपका कर्मा है, ये आपकी ज़िंदगी में बोली गई कोई कोताहियाँ हैं या कुछ सजाएँ या कुछ इस तरह का अमल आपने डेफिनेटली बोला जिसकी वजह से ये सिनेरियो आपकी लाइफ में है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात छोटी सी बता दूँ, जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे 10 की एनर्जी से निकले, कहीं ना कहीं ये पर्सन कितनी भी मजबूरियों में हो, कितनी ही परेशानियों में, कितनी ही मुश्किलों में क्यों ना हो,
दोनों ही अच्छे तरीके से जानते हो कि हम दोनों को हारमोनी, हम दोनों का सुकून, कल्बी सुकून, दिली सुकून, जिस्मानी सुकून, इंटरमिसी इसी पर्सन से पूरी होगी। यही हमें हर लिहाज से सेक्सुअल तौर पर, मंथली मनी के तौर पर, मेंटली तौर पर, हर लिहाज से स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि ये अज़लों से बना हुआ रिश्ता है और ये अज़लों तक चलेगा, जन्नत तक चलने वाला रिश्ता है। लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता आप लोगों के साथ चले, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में आया है। तो जनाब ये तो था यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए कि आपके पर्सन ही आपके पर्सन हैं, और चाहे ये आपके लवर हैं, चाहे ये आपके क्रश हैं, चाहे ये आपके मंगेतर हैं, या आपके पर्सन की डिवोर्स होगी। अगर तो यार डिवोर्स हो गई है तो फिर ये सवाल नहीं बनता कि निदा आपी अगर मेरे मियाँ से तलाक हो गई है, ये हम तलाक के सिनेरियो पर पहुँच चुके हैं, मैं उसके साथ रह नहीं सकती। अगर तो अभी आप तलाक के सिनेरियो में हो, एक तलाक हुई है तो सुलह कर लो, अगर 2 तलाक हुई हैं तो भी सुलह कर लो, तीसरी तलाक हो गई तो फिर आपका सिनेरियो ही ख़त्म हो जाता है, फिर ये कोई आपकी लाइफ में नया आने वाला बंदा है। लेकिन अगर तलाक का सिनेरियो अभी शुरू ही हुआ है और इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, तो भैया ये आपकी डिवोर्स होती हुई तो मुझे नज़र नहीं आती। ये कुत्तखाना, ये लड़ाई झगड़े, ये फसाद, ये चिख सारी ज़िंदगी आपकी लाइफ में रहने वाली। ये फिर आपके वालिदैन की गलती है कि इन्होंने आपका इस्तिखारा नहीं करवाया, आपके अदद नहीं मिलवाए, आपके नाम नहीं मिलवाए और आपकी शादी कर दी। जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो या तो फिर खुशी खुशी लैदा हो जाओ, और अगर नहीं लैदा हो सकते हो तो भैया फिर ये है कि इस चिक को सारी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त करो। नहीं तो अभी ये आपने क्या कह दिया भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे इतना पता है कि मैं हमेशा मुझे वही जो चीज़ नज़र आती है मैं उसी चीज़ को साथ लेकर चलती हूँ। इस डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि अब आज की इनके देखने वाले पर्सन की जो है, जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की इस वक्त मेरे देखने वाले व्यूज़ की पर्सन को लेकर उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनका क्या सिनेरियो नज़र आता है। यिंग एंड यांग की एनर्जी है जनाब। ये भी यूनिवर्स का ही कार्ड है, आपके पर्सन की तरफ से तो ये एनर्जी नहीं है, ये यूनिवर्स का कार्ड है और यूनिवर्स ही आप लोगों की ये आजमाइशें ले रहे हैं। ये भी यूनिवर्स का कार्ड था, ये भी यूनिवर्स का कार्ड था, और तकरीबन ये 3 तो कार्ड आपके यूनिवर्स के आगे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए आगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप चाहे लड़ो मरो जो मर्जी कर एक दूसरे का सर फाड़ दो, आपको यूनिवर्स अलग नहीं होने देगी, जो मर्जी कर लो। निद आपी मेरा इस बंदे ने जीना हराम कर दिया, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, बहुत तंग करती है। और भाई जो मर्जी कर लो, तुमने अगर सूरज को चांद को पसंद किया तो वो कहेगी मुझे सूरज ही पसंद है, मैंने सूरज के साथ ही गर्मी में ही मरना, मैंने तुम्हें एसी नहीं चलाने देना। तो भाई अगर इस तरह का सिनेरियो है तो देख लेना, यहाँ पे आ गया है जी डिवाइन मैस्कुलिन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा मे बी हार्ट बीट का कोई मसला हो गया हो, कोई प्रॉब्लम उन्हें आ रही है, उनको उनकी तबीयत का पता कर लेना। अगर आप लोगों का इतना लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन हील होने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते हैं। शायद उन्हें आपकी ज़रूरत है, शायद हॉस्पिटल जा रहे हैं, शायद उनके सर पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं कि वो चाहते हुए भी आपसे अपना गम छुपा रहे हैं और उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ भी ना और आपको मेरी कंडीशन या सिनेरियो समझ में आ जाए। मेचोरिटी कहीं ना कहीं वो आपसे, ये कल भी कार्ड आया था, कहीं ना कहीं वो आपसे आपकी मेचोरिटी का सबूत मांग रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या करते हो तो प्लीज़ मेरा बड़ों की तरह, लड़के हो तो बाप बन के साथ दो, बीवी हो या लड़की हो तो माँ बन के मेरा साथ दो, मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हो जाओ। प्लीज़ मेरी सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। अगर आप इसके गम को अपने साथ शेयर कर लेती हो तो आप यकीन करो पल भर में आपकी ज़िंदगी जन्नत और बहार बन जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप इस तरह नहीं करोगे। यही चीज़ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कभी तो मेरी पर्सनी मेरी इस मजबूरी को समझे कि मैं अपनी पर्सनी से दूर क्यों हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको याद होगा, मैंने रीडिंग के शुरू में कही थी कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी और आप वो करना नहीं चाहते। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका कोई कार्मिक रिलेशन है, आपका कोई कर्मा है, आपका कोई बोला हुआ बोल है जो आपके आगे आ गया, या किसी की कोई दी हुई बददवा है जो आपके आगे आ गई। तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग लेके पता करवाओ कि आखिर ये सिनेरियो क्या चल रहा है। हो सकता है ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ हो रही है और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अल्लाह हमें इस सिनेरियो से हमारी जान छुड़वा दे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है? हीलिंग आ रहा है। मैंने यही आपसे कहा था कि वो चाहते हैं कि उन्हें कहना भी ना पड़े और आप उन्हें हील कर दो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में उनकी वही एनर्जी निकलेगी कि एक वाहिद आप वो पर्सन या पर्सनी हो जो कि आपके पर्सन को हील करता है, जो कि आपसे मेचोरिटी का सबूत मांग रहा है, और ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि आपके पर्सन
आपके बिना आपसे आपको कुछ बता भी नहीं सकते और आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकते। शायद ये रीज़न है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आकर उनको इस सिनेरियो से बचा सकते हो। आपको उसके साथ ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी टैरोट से कि ऐसी क्या एनर्जीज़ है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इनसे बेइंतहा प्यार करने के बाद, डिवाइन सोलमेट होने के बाद, यिंग एंड यांग की एनर्जी में आपके एक करने के बाद ये जो आजमाइश आ रही है, ये बता दूँ यहाँ पे जब यिंग एंड यांग की एनर्जी आती है तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ट्विन फ्लेम लोगों के लिए, ऐसे सोलमेट के लिए, ऐसे लवर्स के लिए इतनी सख्त आजमाइश आती है ना, क्योंकि ये देखो दो अलग कलर है, एक ब्लैक एक वाइट है। यानी कि एक अगर मशरिक में जा रहा है तो दूसरा मगरिब में जा रहा है, अगर एक ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट में जा रहा है। एक को अगर पानी पूरी पसंद है तो दूसरा कहेगा मैं तो उसको देखता भी नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, गला ख़राब हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया, इस तरह का सिनेरियो चलता है। तो लेकिन यहाँ पे ये बता दूं कि दोनों ही एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो। अगर एक बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाला होगा तो दूसरा बहुत ज़्यादा बतूनी होगा, एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा तो दूसरा बहुत सा सीरियस होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। यही चाहते हैं कि आपके पर्सन कि आप उसे हील करो, बिना कहे आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करो, और जो कि आप करते हुए आ भी रहे हो। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो प्लीज़ अपने पर्सन की इस मजबूरी को अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करो और उसका साथ दो, ना कि उसे परेशान करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं कि इस वक्त मेरे देखने वाले व्यूअर्स की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या जा रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये मैरिड हो सकते हैं, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, उनकी माँ का मसला हो सकता है, दरानी जिठानी का मसला हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। थर्ड पार्टी में सिर्फ एक रोमांटिक लव पार्टनर ही नहीं होता या वाइफ ही नहीं होती, बाज़ दफ़ा दोस्त बहुत सख्त गंदी पार्टी बन जाते हैं जी, मियाँ बीवी को टाइम ही नहीं दे पाता, या दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड का मंगेतर का दूसरों के साथ जिक्र करते हैं जो कि लड़की को पसंद नहीं आता या लड़के को पसंद नहीं आता। या फिर ऐसा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा लड़की अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा टाइम देती है, बहुत अहमियत देती है और शोहर को कुछ नहीं समझती या शोहर बीवी को कुछ नहीं समझता। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत हार्डली आप लोगों में इन्वॉल्व है। शायद यही वजह है कि आप लोगों में ब्लैक मैजिक के असरात भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और बहुत सख्त किस्म की आप लोगों पर नज़र रखी जा रही है। कहीं ना कहीं आप या तो आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड पर्सन या मैरिड लेडी के साथ इन्वॉल्व हो, जहाँ पे मुझे 1 या 2 बच्चों का सिनेरियो नज़र आता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने या तो अपने बच्चों की कसम दे रखी या बच्चों का डर डाल रखा है कि अगर तुम फलानी के पास गए तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगी, या मैं फिर अपने साथ इनको भी ख़त्म कर दूंगी, या ये मसला या वो, या कोई कोर्ट में ले जाऊंगी, कुछ ऐसा जायदाद मेरे नाम करो, ये करो वो करो, ऐसा करो, कुछ इस तरह का सिनेरियो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में से जा रहे हैं। यहाँ पे आ गया है जी 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पेंटिकल की एनर्जी अगेन, आपके पर्सन की फैमिली में इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा होता है और आपके पर्सन फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ज़्यादा मुझे लॉस में जाते हुए नजर आते हैं। हो सकते हैं उनके बिजनेस में लॉस हो गया, वो जॉबलेस हो गए हो सकते हैं उन्हें जॉब ही ना मिल रही हो सकते हैं उन्होंने जो सोचा हो उस तरह का सिनेरियो नहीं चल रहा। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में आओगी तो वो हारमोनी आएगी, लेकिन आपका मानना ये कि भाई जब तक तू पहली पार्टी को नहीं छोड़ेगा मैं तेरी लाइफ में नहीं आऊँगी। तो भाई मैं यहाँ पे बता दूँ, शेयरिंग का कार्ड आया था तो मुझे अंदाज़ा तभी हो गया था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि ना तो वो उस बंदी को छोड़ सकते हैं, ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं। वहाँ पे उनकी शायद बच्चों का या जायदाद का या ज़मीन रोले का कुछ सिलसिला लगता है कि वहाँ पे भी वो नहीं छोड़ सकते, बहुत लॉस में जाएंगे। और आपके पास उनका रूहानी कल्बी सुकून है, उनके दिल का सुकून, आप उनके दिल में उतरने वाली बात वो आप उसका दिल हील ही आपके दिल की हीलिंग से, आपकी बातों से, आपकी मोहब्बत से होता है। और अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो भाई वो फिर जी तो रहा है, वो जिंदा तो है लेकिन वो मरा हुआ है, ज़िंदगी को जी नहीं रहा, वो ज़िंदगी गुजार तो रहा है। और ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी को जीने में फ़र्क होता है। ये याद रखना कि आपका पर्सन या पर्सनी जो भी है वो इस वक्त थर्ड पार्टी, चाहे उनका मियाँ है, चाहे उनकी बीवी है या उनकी फैमिली है, वो उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है कि बस गुजर ही रही है। खाना छोड़ दिया, पसंद के कपड़े पहनने छोड़ दिए, तैयार होना छोड़ दिया, अपनी पसंद की चीज़ें खानी छोड़ दी, इसको गुजारना कहते हैं। और जीना उसे कहते हैं कि जिसको देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। और वो लॉस अगर आप उनकी लाइफ से जाते हो तो ये उनको एक बिग लॉस लगता है कि आपको उनकी ज़िंदगी से जाना उनको ख़त्म कर देगा। प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। कहीं ना कहीं 5 के बाद अगर आप उनकी लाइफ में शेयरिंग करते हो तो फिर 10 ऑफ कप की एनर्जी से आपकी फैमिली, ना सिर्फ आपकी फैमिली कंप्लीट होती है बल्कि आपके पर्सन की फैमिली भी कंप्लीट होती है। आपके साथ वो बच्चों को इमेजिनेशन करते हैं, आपके साथ वो प्यार को इमेजिनेशन करते हैं, आपके साथ वो अपना घर परिवार इमेजिनेशन करते हैं, आपके साथ वो अबंडेंस और हार्मनी फील करते हैं। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। उसके बाद भी अगर आप इग्नोर करो
तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेके देखो कि आपकी डायरेक्ट एनर्जी क्या रही है, लेकिन किसी ना किसी की एनर्जी तो यहाँ पे ट्यून इन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे मुझे किसी के पैरों में पायल बजती हुई नजर आती है, जैसे किसी के पर्सन को आपकी पायल बहुत पसंद है या फिर उनके हाथ में आपकी कोई पायल है। अगर आप में से कोई पायल पहनती थी या पहनती है तो भाई इस वक्त आपके पर्सन के हाथ में आपकी पायल है, और हो सकता है आपकी कोई पायल घूमी हो, तो याद रखना कि आपके पर्सन के हैंड में या तो आपकी पायल है या फिर आपका ब्रेसलेट है। इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ लाजमी आपके पर्सन के हाथ में, तो चेक कर लो, अपनी ज्वेलरी में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल देख लो जी, यहाँ पे आ गई आपके पर्सन की लाइफ में आपकी एनर्जी। ये आप ही की एनर्जी है, ब्यूटी विद ब्रेन, फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा ब्लॉसिंग एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहमदिली वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं हील करने वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोहब्बत और पैसा लुटाने वाली एनर्जी, दूसरों की खातिर अपने आप को मारने वाली एनर्जी में रहते हो हर वक्त। तो यही अदा आपके पर्सन को आपकी पसंद है, चाहे आप गोरी हो, काली हो, नाटी हो, जैसी भी हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी खूबसूरती से नहीं, आपकी रूह से, आपके दिल से, आपके बातिन से प्यार किया है। आपके जाहिर से तो दुनिया प्यार कर रही है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके बातिन को देखा कि आपके अंदर क्या है, और यही चीज़ आपको आपके पर्सन में देखनी है। आप उनके बात ज़ाहरी अमल को ना देखो कि वो शादीशुदा है, वो बच्चे वाला है, या माँ के पीछे बोल लगता है, या जेठानी के साथ है, ये है फलाना ढींगना है। आपको पता है किसी के लिए भी किसी की जगह को पाना कब आसान होता है, जब आप अपनी जगह छोड़ के दूसरे को मौका दे देते हो। और जैसे ही आपने अपनी कुर्सी को छोड़ा, वहीं पर तीसरी पार्टी आप पे नज़र रखे हुए बैठी है, फ़ौरन से आपको झटक कर उस कुर्सी पर आकर बैठ जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पर्सन आपके दिल पे राज कर रहे हैं, आप इसी तरह उनके दिल पे राज करो, तो भाई उनको हील करना मत छोड़ो, उनके साथ उसी सिनेरियो में रहो, थोड़ी देर के लिए शेयरिंग कर लो। कहते हैं कि तू उंगली पकड़ा, लेटने की जगह हम खुद ही बना लेंगे। तो अगर आपने उंगली ना पकड़ाई तो भाई वो तो लेटने के लिए तैयार है। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। गुस्से में रहना है तो घर बर्बाद कर लो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, और अगर प्यार से थोड़ी देर शेयरिंग कर लोगे तो सारी दुनिया ही आपकी है। और आपके पर्सन को यही उम्मीद है आपसे, कहीं ना कहीं दिन रात की सोचों में ये है कि मेरी पर्सनी कोई ऐसा मौजा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, जितनी वो रहमदिल है, जितनी वो समझदार है, जितनी वो लोगों की हेल्प करने वाली, मेरे मामले में आके इतनी सोचों में क्यों गुम हो गई है। तो भैया यहाँ पे सबसे बड़ा अगर सिनेरियो नज़र आता है कि आप भी कदम उठाने में नाकाम क्यों हो, तो भाई आप दोनों पे सिफली इलम, ब्लैक सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी या वालदैन की तरफ से मैजिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना वो कदम उठा पाते हैं ना आप उठा पाते हो, और दोनों ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई मौजा ही हो जाए, कोई करामात ही हो जाए, कोई पीर फकीर आके फूंक मार दे कि हम दोनों एक हो जाएं। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो भैया एक हाथ दे और एक हाथ ले, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, ये कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपके लिए कोई बेहतर फैसला लें। तो भैया इस पेंटिकल को खोना नहीं ना चाहते हो तो इस भैया के लिए आप अपने लिए आ जाओ, और इस समाज के साथ आपको लड़ना ही पड़ेगा। समाज वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन खुल के सामने आ गई। यहाँ पे अगर आप लोगों को स्टार्स बताऊँ तो मुझे यहाँ पे टॉरस की, विर्गो की, कैप्रिकॉर्न की, सेजिटेरियस की, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी, लियो की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पे 10 एंजल नंबर जो यहाँ पे बना था वो बहुत अहम है। 9 की एनर्जी बहुत अहम है। 5 और 4 की एनर्जी बहुत अहम है। इसके अलावा 14, 13, 22 की एनर्जी बहुत अहम है। 26 की एनर्जी बहुत अहम है। 27 और 29 की एनर्जी यहाँ बहुत है। नंबर 1 यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी भी महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके पर्सन का महीना अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है। मई का महीना बहुत अहम नज़र आता है। इसके अलावा अप्रैल और मार्च का महीना भी मुझे बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की पर्सन की अगर एनर्जीज़ ये आ रही हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स में आपको क्या लगता है, ऐसे में क्या इन्हें शेयरिंग करनी चाहिए, क्या इन्हें अपने पर्सन को हील करना चाहिए, इन्हें ऐसा क्या फ़ैसला लेना चाहिए कि जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ को एकदम से सेट कर दे। नो आप अभी भी कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे थे कि आपको आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ऐसे ही रिमूव हो जाएगी तो बगैर कोई अमल किए आपकी थर्ड पार्टी रिमूव नहीं होगी, बल्कि ये आपकी लाइफ से फ़िलहाल के लिए नहीं जाती हुई नज़र आती। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं थी तो भाई इसका जवाब भी नहीं है, ये आप ही के लिए थी और आपके साथ डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ है। अगर आपके सिनेरियो के मुताबिक 30 से 50% भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आई क्लेम द स्ट्रांगली दिस रीडिंग लिख के जाए कीजिए। और
कम से कम अपने आप को हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिया कीजिए। यहाँ पे आगे जी परफेक्ट टाइमिंग पे आपके पर्सन भी आपके पास आ जाएंगे और आप भी तकरीबन परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ पहल करते हैं तो आप इस वक्त शायद इतने गुस्से में हो, आप अपनी बात को मनवाने की, अपनी ज़िद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो और आप इस फैसले में शायद अपना ही नुकसान कर लोगे। ये कदम मत उठाना और अपने पर्सन के बारे में सोचो। और अगर अपने पर्सन की बात मान लेते तो अबंडेंस आती हुई नज़र आती है, आपके पर्सन के साथ हारमोनी आती हुई नज़र आती है। प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना और इस अबंडेंस को कैरी ज़रूर कर लेना, क्योंकि घर परिवार खुशियाँ एकदम से मिलती है। थोड़ा सा वेट कर लो और सोच समझ के फैसला करना है, ऐसे ही कोई फ़ैसला मत ले लेना। यहाँ पे है जी नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर में मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेटलमेंट होती हुई नज़र आती है। इसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि एंजल्स की आपके पर्सन के मैसेज और मंथ देख लेते हैं, कौन से मंथ होते हैं। वैसे तो मैंने मंथ बता दिए, लेकिन आज हम आपके पर्सन के मैसेजेस पढ़ेंगे कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं मैसेज क्या निकलते हैं। रैंडमली निकालूंगी, थोड़े से निकालूंगी, कुछ खुद ही गिर गए। ओके, मेरे ख्याल से काफ़ी निकल आए हैं और अब देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। ठीक है जी, लें जनाब, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यूनियन आ गया। वेरी नाइस। अब तो अच्छा सोच लो यार, इतनी प्यारी एनर्जी जहाँ पे निकल है यूनियन की, वहाँ पे तो अच्छा सोचना बनता ही है। आई एम गोइंग क्रेजी, आपके पर्सन आपके लिए माखल हुए जाते हैं। ठीक है जी, तो ले जनाब यूनियन में तो आपका आ गया 11 और वो आपके लिए माखल हुए जाते हैं। निदा अभी माखल क्या होता है यार? पागल और क्या? अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं पागल बोलूँ। और थोड़ी ये लाड़ियाँ आप लोग भी समझ जाया करो ना। मेरी लाड़ियों में मैं कभी भी ओरिजिनल लफ्ज़ नहीं बोलती। अब जैसे कि मेरी बिठी जान है, मेरा मिठू है, तो मैं उसको हमेशा माई कहती हूँ कि वो प्यारा है। ओके जनाब, इसी तरह की लाड़ियाँ मैं करती हूँ अपने बच्चों से। आपका पर्सन आपको कह रहे हैं, मैसेज आपका है माई वर्ल्ड इज़ यू। आपके पर्सन कह रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी, और यहाँ पे क्वीन की एनर्जी आ रही थी। यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरी दुनिया हो तुम, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, आई वॉन्ट यू। और उन्हें आपकी ज़रूरत भी है, तुम उसकी दुनिया भी हो और आपको उसकी ज़रूरत भी है, उसको आपकी ज़रूरत भी है। आई एम वेरी सैड, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान हो? तेरी जानू भी तेरे लिए इतनी दुखी और परेशान है। आई एम नॉट रेडी टू कम बैक, अभी आपके पर्सन वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर रस्मों कस्मों की दीवारें डाली जा चुकी हैं। यही रीज़न है कि आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। आई हैव मदर इशू, ले जनाब आ गया। उस बेचारे ने आपको बता ही दिया कि उसको मदर इशू, उसकी माँ ने जीना आराम किया। वेरी सून ये सब वेरी सून ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे। मई का महीना कन्फर्मेशन मिल गई। मैंने आपको बोला कि मई का महीना आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ भी 5 को हो सकती है। मई के महीने में किसी के लिए डेट ऑफ बर्थ बहुत अहम हो सकती है। आई कैन नॉट स्टॉप रीडिंग योर मैसेज, आपके पर्सन हर वक्त आपके मैसेज, आपके सेंड किए हुए मैसेज या आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं। आई होप यू विल वेट फॉर मी, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए इंतज़ार करेंगे क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो तो नीचे बताना ज़रूर कि क्या आप उनका वेट करोगे, तो कर देना। 1 मंथ हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में आपके पर्सन लौट कर आपके पास आ जाए, या 1 महीने में सम और कुछ लोगों के लिए तो कुछ घंटों में ही कॉल आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा, और ये अपनी मोहब्बत का इजहार और इकरार करेंगे। ये सारे मैसेजेस जो वो आपको बताना चाह रही हैं, जो सोच रहे हैं, जो उनकी थॉट्स में जा रहे हैं। यहाँ पे ये बता दो कि मुझे आज की रीडिंग में आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं है। अगर कोई एक्शन आया तो यहाँ पे ये एक फूल का कार्ड है जो कि अचानक से ही वो कदम उठा लेंगे, लेकिन अगर आया तो अचानक से होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। थोड़ा आपको ही वेट करना होगा। ठीक है जी। आई हेट दैट आई लव यू सो मच, उन्हें नफरत आती है जब वो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपको बता भी नहीं पाते, आपसे दूर रहते हैं। आई नो यू स्टिल लव यू, उन्हें पता है कि आप अब भी उनसे प्यार करते हो, इतना वालहाना प्यार करते हो तो करना चाहिए। हार्ड वर्क, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, पैसा कमा रहे हैं। आई रियली नीड यू, उन्हें ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आप उनकी दुनिया हो, आपको चाहते हैं, आपकी उनकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ कप की हीलिंग का कार्ड आया था, आप उनको हील करते हो। ठीक है जी। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी, अगर आप पहले उन्होंने बोला कि यू आर माई वर्ल्ड, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप ही मेरी दुनिया में नहीं तो उनकी दुनिया एकदम खाली है। तो जिसकी दुनिया में प्यार ही ना रहे, दुनिया खाली थी, चाहे वो फिर फर्स्ट पार्टी में हो, थर्ड पार्टी में हो, या ढेर सारी पार्टियों को साथ लेके जाओ, लेकिन जो कमी उनकी ज़िंदगी की आप पूरी करते हो वो कोई नहीं पूरी कर सकता, चाहे वो सेक्सुअली तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे है, पैसों की लिहाज से, जिस भी लिहाज से, टोटली तौर पर आप ही उनको
कंप्लीट करते हो, फुलफ़िल करते हो। आई नो आई हर्ट यू, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उनके इस फ़ैसले ने, इस रद्द-ए-अमल से उनको तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आ गया सितंबर का महीना, कंप्लीशन हो गई फिर से कि मैंने सितंबर का महीना भी बोला था यू आर माइन, तो आप उन्हीं के हो, वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आई डोंट लाइक यू, वो एक मिनट, ये कहाँ गया मैसेज, यहाँ पे आ गया यू आर माइन और बाद में वो लिख रहे हैं आई डोंट लाइक यू। उन्हें आप सिर्फ उनकी हो लेकिन वो आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हो और उन्हें ये भी अपने आप से भी नफरत है कि वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये उनकी लाडी है बेसिकली आपसे। तो अब बदले में आप भी लिख सकते हो यू डोंट लाइक मी, आई डोंट लव यू, आप भी गुस्से में लिख दो। ऐसा ना करना, आपके पर्सन को आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश। और यहाँ पे अगस्त का महीना किसी के लिए बहुत अहम, तो देख लेना मई का, अक्टूबर का, सितंबर का महीना बहुत अहम निकल के आया। आपके पर्सन के मैसेजेस निकल के आए, आपको पसंद आए तो रीडिंग को पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते आपको जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को सुबह के टाइम पहले खुद को हील करें, फिर अपने पर्सन को हील करें। बहुत सुबह शीशे के सामने खड़े होकर आपने बोलना आई लव यू वन, 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 अपना नाम लेकर, ठीक है। पर्सन का नाम ना लेना शुरू कर देना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ 30 से 50% रेजोनेट हुई है तो नीचे क्लेम करके जरूर जाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के साथ थम्स अप का बटन लाजमी दबाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।